राजमहल के पड़ोस में कुछ ही दूरी पर एक गांव था। एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न का एक दाना भी उसके खेतों में नहीं उगा। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ पहुंची। फलस्वरूप गांव में गदर मच गया। जिन कुछ लोगों के पास पिछली फसल का अन्न बचा छिपा रखा था, उन्हें लूट लिया गया। वह लूट का अन्न भी कितने दिन काम दे सकता था। सुयोगवश गांव वालों का ध्यान राजा की गौशाला पर गया, जो उनके गांव और राजमहल के बीच के कुछ खेतों में बसी हुई थी। गांव वालों ने रातों रात गायों के दूध की चोरी का क्रम अपनाया। उन दिनों राजा के पास फौज, पुलिस और पहरे जैसे कोई साधन तो होते न थे। केवल अपनी संपन्नता और सभी लोगों को सुखी बना सकने की शक्ति के कारण ही राजा राजा कहलाता था। गांव वाले अब हर रात को गौशाला में जाते और गौओं का दूध दूहकर पी आते। कुछ दिन बाद राजा के ग्वालों ने राजा को इस बात की सूचना दी। राजा को गांव के अकाल का पता लगा। गांव वालों की इस दशा से उसे चिंता हुई। अपने कुछ मंत्रियों को उसने आज्ञा दी कि वे उस गांव वालों के कष्टों की ठीक ठीक जांच करके उनके निवारण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें। मंत्रियों ने गांव का निरीक्षण कर राजा को परामर्श दिया कि गांव वाले रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं। सबसे पहले तुरंत ही उनके लिए रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगली सुबह राजा ने सारे गांव के खाने भर को रोटियां उस गांव में भिजवा दी और वे उन्हें प्रत्येक की दिन भर की आवश्यकता के अनुसार बांट दी गईं। किंतु उस रात भी गांव वालों ने राजा के दूध की चोरी की। खोज करने पर पता लगा कि लोगों ने उन रोटियों को अगले दिन के लिए सुरक्षित रखकर पिछले क्रम के अनुसार चोरी के दूध से ही अपना पेट भरने में अपना विशेष हित समझा था। मंत्रियों ने अपना संशोधित परामर्श राजा को दिया कि एक दिन की रोटियों के साथ साथ अगले दिन की रोटियों का आश्वासन भी गांव वालों को मिलना चाहिए। तभी वे उदर से तृप्त और मन से निश्चिंत होकर चोरी से हाथ खींच सकते हैं। अगले दिन राजा ने रोटियों के साथ यह घोषणा भी गांव में भेज दी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भरपेट रोटियां राजमहल से मिलती रहेंगी। लोगों ने उस दिन भी रोटियां ले ली, किंतु उस रात भी दूध की चोरी में उन्होंने कोई कमी नहीं की। खोज करने पर पता लगा कि उस दिन की रोटियों को भी लोगों ने अगले दिनों के लिए रख लिया था, क्योंकि रोटियां कई दिनों तक के लिए सुरक्षित रखी जा सकती थी और निश्चितता के लिए यह आवश्यक भी था कि एक से अधिक दिनों के लिए उनका संग्रह कर लिया जाए। मंत्रियों के पुनः संशोधित परामर्श के अनुसार अगले दिन राजा ने छकड़ों में भरकर कई गुनी और बेहिसाब रोटियां उस गांव में भेज दी। लोगों ने कई कई दिनों की आवश्यकता भर की रोटियां अपने घरों में भर लीं। किंतु अगली रात भी उन्होंने विधिवत दूध की चोरी की। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उस दिन उन छकड़ों में से कुछ लोगों ने बहुत अधिक और कुछ ने अपेक्षाकृत कम अधिक दिनों के लिए रोटियां समेट ली थीं। कम रोटियां लेने वाले लोगों ने बहुत अधिक लेने वालों की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगा लिया था और वे भी उन्हीं के बराबर अपना संग्रह बढ़ा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस दिन भी अपनी रोटियों का संग्रह घटाना ठीक न जानकर दूध की चोरी की थी। सबके पास रोटियों का एक समान संग्रह हो जाए, यह एक अति कठिन साध्य बात थी, क्योंकि कोई भी अपने संग्रह की सच्ची थाह देने के लिए उद्यत नहीं था। राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया, पर कोई भी संतोषजनक संशोधन प्रस्तुत न कर सका। अंत में एक अन्य दरबारी ने इस समस्या को सुलझाने का भार अपने ऊपर लिया। अगले दिन वो एक दिन की आवश्यकता भर की रोटियां लेकर उस गांव में पहुंचा और लोगों के घरों में रोटियां बांटने के बदले उसने उन्हें आदेश दिया कि वे सब गांव के बड़े मैदान में ज्योनार की पंगत बनाकर बैठ जाए। उसने ये भी कहा कि जिनके पास पहले की कुछ रोटियां बची हों वे अपने लिए उन रोटियों को भी साथ ला सकते हैं और बासी रोटी खाने वालों को साथ के लिए गुड़ की एक एक डली दी जाएगी। इस अभिप्राय से वह राजमहल से एक बोरी गुड़ भी लेता आया था। सभी लोगों को ज्योनार की पंगत में बैठना पड़ा। कुछ लोग गुड़ के लालच में अपने घर से ही खाने भर की रोटियां निकाल लाए। शेष खाली हाथ ही पंगत में आ बैठे। इन खाली हाथ आने वालों में कुछ सचमुच ऐसे भी थे जिनके घर की रोटियां पूरे यत्न से न रखने के कारण सड़ या सूख गई थी, या दूसरों ने छल बलपूर्वक उनका अपहरण कर लिया था। पूरी बात ये कि उस दिन सबने पंगत में बैठकर भरपेट रोटियां खाए, कुछ घर की बासी गुड़ के साथ और कुछ ने राजमहल की ताजी बिना गुड़ की। और उस रात गांव वालों ने राजा के दूध की चोरी नहीं की, क्योंकि पहली बार उनके पेट इतने भर गए थे कि उनमें चोरी का दूध पीने की जगह नहीं थी।
रोटियों के अति संचय, संग्रह और अपहरण का क्रम भी उस दिन से घटना प्रारंभ होकर शीघ्र ही समाप्त हो गया। अवध के उत्तर में प्रसेनजित नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वो दाल भात न खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर के सेठ ने उसके रहने का प्रबंध एक सज्जन के घर में कर दिया। नगर का सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजता और कुछ नकद अशर्फियां भी। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा देते थे। वो तपस्वी कंजूस विचार प्रवृत्ति का था। जब उसके पास 1000 अशर्फियां जमा हो गई, तब उसने उन्हें मिट्टी के छोटे से कलश में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में उसने ये धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वो प्रतिदिन जंगल में ये देखने जाता कि कहीं वो धन चुराया तो नहीं गया। एक दिन जब वो जंगल में गया तो देखा कि उसका वो धन कोई चुरा ले गया है। ये देख उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। ये बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी तो वे उसके पास आए। सेठ ने तपस्वी को समझाया, तपस्वी देवता, धन के खो जाने से मृत्यु का वरण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छाह के समान है, अतः इसके लिए इतना शोक करना व्यर्थ है। पर वह तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वो अपना दंड कमंडल उठाकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। ये बात जब प्रसेनजित के कानों में पहुंची तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया, जो उन्हें लौटा लाए। राजा ने उनकी कहानी सुन उनसे पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहां धन दबा रखा था वहां कोई निशानी भी रहती थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वो धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबा दिया था। वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़िए। राजा सीधा अपने शयनागार में जाकर लेट गया और सिरदर्द का बहाना किया। राजा को सिरदर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवाई दी है? वैद्य भी राजा के प्रश्नों के उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया, मेरा एक रोगी एक व्यापारी है। 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने उसे नागवाला नामक बूटी खाने को कहा है। ये सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ, उस नौकर को मेरे सामने लाओ। सरकारी कर्मचारी दौड़ पड़े। राजा ने व्यापारी के नौकर से कहा, तुमने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़कर लाते समय जो अशर्फियों से भरा कलश खोद निकाला है, उसे तुरंत लाओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी। मैंने उसे छुपा रखा है। मैं अभी अशर्फियों से भरे कलश को ले आता हूँ। ये कहकर वो वहां से भागा भागा अपने घर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। उस समय तपस्वी देवता भी वही थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। राजा के चतुराईपूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वे उसकी प्रशंसा करने लगे। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक रानी थी। उस रानी को कपड़े और गहनों का बहुत अधिक शौक था। उसे कभी सोने का कर्णफूल चाहिए, कभी हीरे का हार तो कभी मोतियों की माला। कपड़ों की तो बात मत पूछिए। और रात को सोने के लिए फूलों की सेज। फूल भी खिले नहीं, वरन अधखिली कलियां जो रात भर में धीरे धीरे खिले। रोज नौकर अधखिली कलियां चुन चुन कर लाते और दासी सेज लगाती। संयोग से एक दिन अधखिली कलियों के साथ कुछ खिली कलियां भी सेज पर आ गई। अब तो रानी को भारी बेचैनी हुई। रानी को नींद कहाँ, खिली कलियां जो गड़ रही थीं। दीपक देव अपना प्रकाश फैला रहे थे। उनसे न रहा गया और वे बोले, रानी, अगर तुमको मकान बनाते समय राजगीरों को तसले धो धोकर
गिलावा और चूना देना पड़े तो कैसा लगेगा? क्या तसली का धोना इन कलियों से भी अधिक खरेगा? रानी ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। यह अवाक हो गई, परंतु तब तक राजा जाग गए थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली। राजा ने रानी से सवाल किया, दीपक देव के सवाल को आजमाइश करके देखो न। रानी राजी हो गई। राजा ने काठ का एक कटघरा बनवाया, उसमें रानी को बंद करवा दिया और पास बहने वाली नदी में बहा दिया। वो कटघरा बहते बहते एक दूसरे रजवाड़े के किनारे जा लगा। वो राजा के बहनोई का राज्य था। भटियारों ने कटघरे को पकड़कर किनारे लगाया। खोला तो उसमें एक सुंदरी निकली। रानी का जेवर और कीमती वस्त्र पहले ही खोल लिया गया था। वो साधारण मोटे फटे चीथड़े कपड़े पहने हुए थी, पर सुंदरता साथ थी। वहां का राजा उसको नहीं पहचान सका और न रानी ने ही अपना सही पता निशान दिया, क्योंकि दीपक देव की बात की परीक्षा जो लेनी थी। उस राजा का एक नया महल बन रहा था। वहां राजा को मजदूरों की जरूरत थी। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी ने अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा, मकान बनाने में तसला ढोने का काम। राजा ने उस रानी को तसला ढोने के काम पर बहाल किया। रानी दिन भर तसला ढोती और मजदूरी के थोड़े पैसों से अपना जीवन निर्वाह करती। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जो रूखा सूखा भोजन मिलता, वो बड़ा ही मधुर और स्वादिष्ट लगता और रात भर खुरदरी चटाई पर खर्राटे ले लेकर रानी खूब सोती। मोह अंधेरे उठ जाती और नित्य क्रिया से निवृत्त हो मन में उमंग और उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाती। इसी प्रकार रानी को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। एक बार रानी का पति अपने बहनोई के यहाँ किसी काम से आया, विशेषकर दिल बहलाने के ख्याल से, क्योंकि बिना रानी के राजा क्या, अकेले राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। राजा ने रानी को यहाँ अनायास देख लिया। देखते ही राजा रानी को पहचान गए। हाँ, मेहनत मजदूरी करने से रानी कुछ सांवली सलोनी सी हो गई थी और कुछ हष्ट-पुष्ट भी। रानी भी राजा को पहचान गई। फिर राजा ने पूछ ही लिया, कहो, तसलों का धोना कैसा लग रहा है? रानी मुस्कराती हुई बोली, कलियां गढ़ती थी, परंतु तसले नहीं गढ़ते। राजा के बहनोई दोनों के वार्तालाप को सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने रहस्य जानना चाहा। राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा का बहनोई सुनकर मुग्ध हो गया। उसने रानी को कार्यभार से मुक्ति दे दी और आराम से रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। कुछ दिनों के बाद रानी से राजा ने पूछा, कहो, अब कैसा लगता है? रानी ने कहा, वो आनंद कहाँ? आलस्य अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। डर लगता है कि कहीं कलियां फिर से गड़ने न लग जाएं। राजा ने अपनी राय प्रकट की, तो एक काम करो, हम दोनों मिलकर दिन भर मजदूरी किया करें और रात को कलियों की सेज पर सोएं। रानी ने अपना अनुभव बतलाया, तो फिर कलियों की कोई आवश्यकता दी नहीं रह जाएगी। यूं ही बेहिसाब नींद आ जाया करेगी।